स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे पहले हम हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं एंड आज आपका ये चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा एंड योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एज वेल। सो मैं ये सोच रही हूँ कि आपके 4 चैप्टर्स आ रहे होंगे सिलेबस में, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट। सो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि आपकी 4 चैप्टर्स ही आ रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे होंगे आपके एग्जाम्स में तो मैं और वन शॉट वीडियोस लेके आऊँगी, या फिर 4 आ रहे हैं तो मैं आपकी एक बार रैपिड रिविजन करवा दूँगी, या फिर जैसे महा मैराथन हमने क्लास 11th में करी थी तो एक महा मैराथन ले आऊँगी जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक ही बार में कवर हो जाएगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देखो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि 600 BC से 600 सी के बीच में कौन कौन से नए थिंकर्स आ रहे थे हमारी सोसाइटी के अंदर, कौन कौन से नए फिलोसफीज आ रही थी, लोगों की क्या नई आइडियोलॉजी बनती जा रही थी, कौन कौन से नए रिलीजन्स आ रहे थे, अब लोगों के क्या दूसरे बिलीव्स बन गए थे। ये सारी चीजें हम देखेंगे। गौतम बुद्धा की हम बात करने वाले हैं, महावीरा की हम बात करने वाले हैं, और भी दूसरे थिंकर्स के बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे एंड हम उनके बिलीव्स के बारे में समझेंगे, कैसे उनकी आइडियोलॉजी एक रिलीजन बन जाती है वो हम समझेंगे। साथ ही साथ उस टाइम की जो बिल्डिंग्स मिली हैं जैसे कि स्तूपास वगैरह हमें मिले हैं एंड देन दूसरे स्कल्पचर्स मिले हैं, उनके अंदर वो रिलीजनल आइडियाज या फिर वो फिलोसफिकल आइडियाज कैसे दिखते हैं, कैसे अलग अलग रिलीजन्स के लोगों ने वो बिल्डिंग्स बनाई और वो बिल्डिंग्स क्या दर्शाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सारे कंसेप्ट्स को एक बार नटशेल में देख लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सांची खाना खेड़ा एक जगह है, वहाँ पर हमें स्तूपा मिला है, सांची स्तूपा जिसे हम कहते हैं, भोपाल के अंदर है ये जगह सांची खाना खेड़ा। उनके बारे में देखेंगे, उन स्तूपास के बारे में, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है और बुद्धिज़्म से रिलेटेड होते हैं वो स्तूपास। बुद्धिज़्म में उसकी क्या रिलेवेंस है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब सोर्सेज की बात करते हैं। देखो इस चैप्टर में हम इस टाइम फ्रेम को पढ़ने वाले हैं, 600 BC टू 600 CE, इस टाइम फ्रेम को पढ़ेंगे। तो इस टाइम की इंडियन हिस्ट्री को हमने किन चीज़ों की मदद से, किन सोर्सेज की मदद से रिकन्स्ट्रक्ट करा। तो हम इस चैप्टर में रिलीजन्स की बात करने वाले हैं, बुद्धिस्ट, जैना, ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो इन सभी टेक्स्ट की मदद से हमने इस पर्टिकुलर नॉलेज को ग्रैब किया है। मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छा सोर्स रहे हैं इस हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। अब भोपाल के बहुत सारे रूलर्स थे जैसे कि शाहजहाँ बेगम, और उनके बाद जो रूलर बनी सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने क्या रोल प्ले करा है इन एंशिएंट साइट्स को प्रिजर्व करवाने में, वो हम देखेंगे। ऋग्वेदा के बारे में हम देखेंगे, ये एक टेक्स्ट है जिसके अंदर बहुत सारी हाइम्स वगैरह लिखी गई हैं, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जैनिज़्म की बेसिक फिलॉसफी क्या थी, क्या वो जो महावीरा थे, ये एक थिंकर थे, बहुत पॉपुलर थिंकर थे, क्या इससे भी पहले एग्जिस्ट करती थी या नहीं। बुद्धा के बारे में हम देखेंगे कि बुद्धा कैसे एक बहुत इन्फ्लुएंशियल टीचर बने अपने टाइम के। ये भी देखेंगे कि जो हिंदुज़्म था उस टाइम पे 2 ट्रेडिशंस में बटा हुआ था, वैष्णविज़्म और शैविज़्म। वैष्णविज़्म में विष्णु जी की और उनके इनकारनेशंस की पूजा की जाती है, और शैविज़्म में शिव जी भगवान की। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अ ग्लिम्स ऑफ सांची। तो चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। 19th सेंचुरी में यूरोपियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे सांची की स्तूपा में। तो स्तूपा एक मॉन्यूमेंट होता है जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देखने को मिलता था यूरोपियन स्कॉलर्स वगैरह का। जो रूलर्स थे भोपाल के, सबसे पहले शाहजहाँ बेगम और उनकी सक्सेसर थी सुल्तान जहाँ बेगम। तो इन्होंने कुछ पैसे प्रोवाइड करे थे इस एंशिएंट साइट की प्रिजर्वेशन के लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर है फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन। और जब ये सांची स्तूपा की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग थी अर्ली बुद्धिज़्म की, तो वो काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो गई थी, बदल गई थी। आज के टाइम पे इसे बहुत अच्छे से रिस्टोर कर लिया गया है और इसका प्रिजर्वेशन का काम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रिजर्व करती है। यही उस एंशिएंट साइट को भी प्रिजर्व करती है। नाउ ये सारे कुछ टॉपिक्स है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो इन सभी टॉपिक्स को हम इन डिटेल कवर करने वाले हैं। जो मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE है, इसे कई बार टर्निंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में। ऐसा क्यों माना जाता है? देखो ये तो एक ऐसा टाइम था जब बहुत सारे थिंकर्स देखने को मिल रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड।
ज़ैराथुस्त्रा ईरान में, कॉन्गजी चाइना के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स देखने को मिल रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये जो थिंकर्स थे, ये हमारी मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो हम जीवन जीते हैं इसके अंदर क्या क्या मिस्ट्रीज हैं, क्या डेथ के बाद भी लाइफ पॉसिबल है, क्या रीबर्थ होता है, तो ऐसे ऐसे मिस्ट्रीज को ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स और कॉस्मिक ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो उसको भी पता लगाने की बात करते हैं ये। अब देखो, उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा इन टॉपिक्स की तरफ इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आज भी अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई क्या डेथ के बाद लाइफ पॉसिबल है, तो हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। सो ये एक ऐसा टाइम भी था जब नए नए किंगडम सिटीज़ डेवलप हो रहे थे, और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से चेंज हो रही थी, खास करके गंगा वैली के अंदर। सो जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस थे, रिलीजियस बिलीफ्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चला? ऋग्वेदा से। ऋग्वेदा एक टेक्स्ट है जो 1500 से 1000 बीसी के आसपास जो है कंपाइल किया गया था। सो इसकी रेलेवेंस हमने चैप्टर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में भी देखी है। सो ऋग्वेदा के अंदर हाइम्स वगैरह लिखी हुई थी। सो जो हाइम्स थी, इन्हें सेक्रीफाइस परफॉर्म करते वक्त चांट किया जाता था, इनका उच्चारण किया जाता था। जैसे कि आज भी हवन वगैरह होते हैं तो कुछ हाइम्स वगैरह बोली जाती हैं, तो ऋग्वेदा की उन हाइम्स का यूज़ किया जाता था सेक्रीफाइस परफॉर्म करते वक्त। सो अब लोग सेक्रीफाइस क्यों परफॉर्म करते थे? कैटल्स के लिए, सन्स के लिए, गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते थे उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल आज भी लोग दान पुण्य करते हैं, हवन वगैरह करवाते हैं इन सभी चीज़ों के लिए, तो उस टाइम पे इन सब चीज़ों के लिए सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे। अब सेक्रीफाइसेस के बारे में समझते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता था, लोग सेक्रीफाइसेस जो हैं वो कलेक्टिवली परफॉर्म करते थे, यानी कि सब लोग मिलजुल कर। बाद में 1000 BC टू 500 BC के बीच में क्या हुआ, ये जो सेक्रीफाइसेस थे ये घर के हेड्स वगैरह परफॉर्म किया करते थे, ताकि पूरे घर की हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे, वेल बीइंग रहे सबकी। सो इन सभी चीज़ों के लिए हेड्स जो है अब सेक्रीफाइस परफॉर्म करने लग गए थे। अब कुछ और सेक्रीफाइसेस होते थे, जैसे कि राजासूया और अश्वमेधा। ये कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस थे जिन्हें चीफ्स या फिर किंग्स परफॉर्म किया करते थे, और इन सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाने के लिए वो ब्राह्मण प्रीस्ट के ऊपर डिपेंड करते थे, यानी कि ब्राह्मण लोग आते थे और वो इस रिचुअल को करवाते थे। अब उपनिषद के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं हमें, जिससे पता चलता है कि जो लोग थे वो भी लाइफ के मतलब को समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। दे वर वेरी क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स। क्या भाई ज़िंदगी के बाद भी जो है, यानी कि डेथ के टाइम पे भी हमें लाइफ मिल जाती है दोबारा से? मतलब कोई इंसान दोबारा से मर जाता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है? रीबर्थ सच में होता है? तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इवन ऑर्डिनरी पीपल वर वेरी क्यूरियस। जो थिंकर्स थे वो इन सभी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, तो सभी का कुछ ना कुछ कहना था इन सभी चीज़ों के बारे में। कुछ कहते थे कि हाँ होती है लाइफ पॉसिबल, कुछ कहते थे नहीं होती है, कुछ कर्म के बारे में बात करते थे। तो अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग आइडियोलॉजीज, फिलोसफीज होती थी। दूसरी तरफ जो वैदिक ट्रेडिशन से बाहर जो लोग थे, अब वो जो है सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन की सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन करने लग गए कि भाई सच में क्या ये सेक्रीफाइसेस इतने फ़ायदेमंद होते हैं? क्योंकि भाई सेक्रीफाइसेस करवाने होते हैं तो बहुत सारा पैसा भी देना पड़ता है, दान पुण्य करना पड़ता है। सो अब लोग इन चीज़ों को क्वेश्चन करने लग गए थे। अब हम बात करेंगे महावीरा के, जो कि एक बहुत बड़े थिंकर थे जैनिज्म के। तो जैनिज्म एक रिलीजन आज के टाइम पे बन चुका है। सो ये जो फिलॉसफी थी जैनास की, ये महावीरा के बर्थ से पहले भी एग्जिस्ट करती थी 6th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड पे। वर्धमान जो महावीरा का ही नाम था, वो बाद में चल के महावीरा के नाम से जाना जाने लगे। अब इनसे पहले भी 23 तीर्थांकर्स थे जैनिज्म के अंदर। तीर्थांकर यानी कि टीचर्स। जैना ट्रेडिशन के अंदर टीचर्स होते हैं, उन्हें तीर्थांकर्स बोला जाता है। ये तीर्थांकर्स वो टीचर्स होते हैं जो मेन और विमेन को अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस गाइड करते हैं, यानी कि अपनी फिलॉसफी की टीचिंग्स देते हैं, बताते हैं कि भाई अल्टीमेट रियलिटी क्या है, यानी कि ज़िंदगी की अलग अलग चीज़ों को सिखाते हैं। जैनिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया क्या है कि ये पूरी वर्ल्ड एनिमेटेड है। इवन हर एक चीज़ के अंदर जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। स्टोन्स के अंदर, रॉक्स के अंदर, वाटर के अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जो प्रिंसिपल है अहिंसा का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जैनिज्म के अंदर। और पूरी इंडियन थिंकिंग कहीं ना कहीं इस चीज़ से अफेक्ट हुई है। हम लोग अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो जैना टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली जो साइकिल है बर्थ और रीबर्थ की, ये कर्म से ही शेप होती है।
बस हमें कर्म पे फोकस करना है, उसी से हमारा बर्थ रीबर्थ डिसाइड होता रहेगा। एस्केटिज्म और पेनेंस ये बहुत ज़रूरी होती हैं अपने आप को फ्री करने के लिए फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म। अगर हम बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, एस्केटिज्म का फॉलो कर रहे हैं, तो हमें इस कर्म के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, वी विल बी फ्री, हमें मोक्ष मिल जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब हम इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर देंगे, कंप्लीटली छोड़ देंगे। जैना मोंक्स और नन्स 5 कस्में खाते थे। वो कौन सी 5 कस्में होती थी कि वो कभी भी पूरी जिंदगी में किसी भी चीज़ को मारेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सेलिबेसी ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि कभी भी शादी नहीं करेंगे और कभी भी प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो जैनिज्म है वो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में पहुंचा। जैना स्कॉलर्स ने बहुत सारा लिटरेचर प्रोड्यूस करा, यानी कि बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में भी। अब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को त्रिपिटका बोलते हैं, यानी कि 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो ये 3 बास्केट हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सो विनय पिटक एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन लिखी गई हैं उन लोगों के लिए जो संघ को ज्वाइन करते थे, यानी कि जो मोनेस्टिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग रहेंगे, जो मॉन्क्स वगैरह हैं, उनकी क्या रूल्स और रेगुलेशन है वो इसके अंदर लिखी गई थी। सुत्त पिटक के अंदर लिखा गया था बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, जो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो भी टीचिंग्स दी थी, जो भी ज्ञान दिया था, उसके बारे में लिखा गया है सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में लिखा गया है फिलोसफिकल मैटर्स के बारे में, अलग अलग फिलोसफिकल मैटर्स के बारे में, उनकी टीचिंग्स कहीं ना कहीं आ जाती हैं, उनसे क्या मैसेज मिलता है वो सब कुछ इसके अंदर आता है, अलग अलग फिलोसफीज दी गई हैं। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन्हें हम देखेंगे। पहले आपका जो मेन टेक्स्ट है उसे कवर करते हैं। अब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जो बुद्धिज्म वाले लोग लिखते थे, सो उसके अकॉर्डिंगली 64 सेट्स या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स होते थे, यानी कि अलग अलग फिलोसफीज होती थी। अब ये सारी डिबेट्स जो होती थी ना, वो कुटाग्रशाला में होती थी। एक हट होता था जिसकी पॉइंटेड रूफ होती थी, तो वहाँ पर अलग अलग मैंडिकेंट्स यानी कि मोंक्स वगैरह जाते थे और वहाँ पर डिबेट्स वगैरह करते थे अपनी आइडियोलॉजी से रिलेटेड। महावीरा और बुद्धा ये दोनों ही वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन करते थे कि भाई जो वेदास जो ब्राह्मणास ने लिखे हैं वो किस हद तक वैलिड है, उनके बारे में ये क्वेश्चन करते रहते थे। वो बोलते थे कि भाई वेदास तो बहुत डोमिनेटिंग है। सो ये सारी डिबेट्स होती रहती थी। साथ ही साथ ये जो टेक्स्ट वगैरह होते थे, ये जो थिंकर्स थे, ये इंडिविजुअल एजेंसी पे एम्फोसाइज करते थे। ये बोलते थे कि मेन और विमेन को जो है स्ट्राइव करना पड़ेगा लिबरेशन पाने के लिए इन ट्रायल्स और ट्रिबुलेशन से। मतलब हमारी ज़िंदगी में कितने सारे उतार चढ़ाव होते हैं, ये जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस है, हम ऐसे ही थोड़ी रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सभी को कहीं ना कहीं हमें छोड़ना पड़ेगा। जो बुद्धा थे दूसरे टीचर्स की तरह वो ओरली टॉट करते थे, यानी कि डिस्कशन के थ्रू, डिबेट वगैरह के थ्रू लोगों को ज्ञान देते थे। अब सभी मेन और वेमेन गैदर होते थे, इवन बच्चे भी गैदर होते थे, उनके डिस्कशंस वगैरह को ज्वाइन करते थे। बुद्धा की जो स्पीचेस थी उस टाइम पे लिखी नहीं गई थी, उनके लाइफ टाइम में। जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद कहीं जाकर ये टेक्स्ट वगैरह लिखने शुरू हुए। अब जब बुद्धा की डेथ हो जाती है तब उनकी जो टीचिंग्स थी वो कंपाइल करी जाती है टेक्स्ट के रूप में उनके डिसिपल्स के द्वारा। अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो एक काउंसिल बनाई जाती है एल्डर्स की और सीनियर मॉन्क्स की, वैशाली में एक जगह है बिहार के अंदर। अब फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे। जो उनकी कंपाइलेशंस थी, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट बनता है उसे त्रिपिटक नाम दिया जाता है, जिसके अंदर 3 तरह के टेक्स्ट होते हैं और उन्हें अलग अलग रूप से क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब जब बुद्धा प्रेजेंट थे तो उस टाइम पे ये जो टेल्स थी, ये जो स्टोरीज वगैरह थी, जो ये ज्ञान वगैरह था, ये ऑरली ट्रांसमिट होता था। किसी ने बुद्धा के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करा, उसने ये सब कुछ सुना, ये जाके किसी और को बताएगा, तो ऐसे ऑरली ट्रांसमिट होती चली गई पीढ़ी दर पीढ़ी। बाद में जाके कहीं इन्हें लिखा गया और इन्हें बाद में क्लासिफाई कर दिया अलग अलग टेक्स्ट के रूप में। तो ये चीज़ तो हमने पहले ही देख ली थी कि विनय पिटक के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं संघ के, यानी कि जो मोनेस्टिक ऑर्डर है जहाँ मॉन्क्स और नन्स रहते हैं, तो वहाँ की क्या रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगी। सुत्ता पिटक के अंदर जो है बुद्धा की टीचिंग्स लिखी गई हैं और अभिधम्म पिटक के अंदर फिलोसफिकल मैटर्स लिखे गए हैं। हर एक पिटक के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट होते हैं। सो बाद में जब बुद्धा की डेथ हो जाती है तो ये जो डिसिपल्स थे, बुद्धा के जो फॉलोवर्स थे, वो इन्हें कंपाइल करते हैं। अब कैसे जो सिद्धार्थ थे वो बुद्धा में तब्दील हुए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। जो टीचिंग्स थी, जो मैसेज था बुद्धा का, वो बहुत सारी जगहों में स्प्रेड हुआ है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि सेंट्रल एशिया से चाइना तक, कोरिया, जापान,
श्रीलंका से होता हुआ म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी देशों में बुद्धिज्म आज भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। सो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली जो सिद्धार्थ हैं, जिन्हें आज के टाइम पे हम बुद्धा के नाम से जानते हैं, तो स्टार्टिंग में उनका बर्थ के टाइम पे उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था और ये एक साख्या क्लैन के चीफ के बेटे थे और इनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो पैलेस के अंदर हुई थी। सो एक बार क्या होता है, वो बाहर जाते हैं तो उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक कॉर्प्स को देखा और एक मैंडिकेंट को भी देखा था। तो तब उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई लाइफ में बहुत कुछ है देखने को, बहुत सारा दुख है। तो मैंडिकेंट को देख के उन्हें पता चला कि हाँ भाई, ओल्ड एज को देखे, डिजीज को देखे, डेथ को देखे, तो इन सभी को देख के वहाँ पे कहीं ना कहीं पीस है। मेंडिकेंट का जीवन कहीं ना कहीं पीस से भरा हुआ है। तो बुद्धा डिसाइड करते हैं कि मैं भी वही पाथ अपनाऊंगा, मैं भी एक साधु संत बनूंगा, मैं भी जो ये अल्टीमेट रियलिटी है इसे जानने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वो अपने पैलेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं सच को ढूंढने के लिए। उन्होंने काफ़ी दिनों के लिए तपस्या वगैरह की, मेडिटेशन करा, फाइनली उन्हें एनलाइटमेंट मिल गई और उसके बाद उन्हें बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड वन, जिसको एनलाइटमेंट मिल चुकी है। और पूरी अपनी जिंदगी उन्होंने धम्मा इसको टीच करने में बिताया। धम्मा का क्या मतलब होता है? द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, यानी कि कैसे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं अपने सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, तो उसी को धम्मा बोलते हैं। और इसी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं अशोका ने भी प्रोपोगेट किया था। बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में जान लेते हैं। अनिका, अनत और दुख। बुद्धा की 3 टीचिंग्स थी। अनिका, वो कहते थे कि हमारी जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है। इसका क्या मतलब है? हमारी वर्ल्ड अनिका है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। सेकंड उन्होंने बोला था अनत, यानी कि सोललेस। हमारी इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ एटर्नल है। उन्होंने बोला था दुख के बारे में कि दुख सभी के जीवन में होता है। इट इज़ इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सभी ह्यूमन बींग्स की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दुख होता है, हमें उससे परे जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में। बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में हमें स्टोरीज से पता चला है और वो स्टोरीज कहाँ लिखी गई है? सुत्ता पिटक, इस पर्टिकुलर बास्केट के अंदर। अब लोगों की 2 आइडियोलॉजीज थी। कुछ स्टोरीज में क्या दिखाया गया था कि बुद्धा के पास मिराकुलस पावर्स थी, जबकि कुछ स्टोरीज बताती थी कि बुद्धा के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं थी, बल्कि वो अपने पर्सुएशन के थ्रू लोगों को कन्विंस करते थे, एग्जाम्पल्स के थ्रू लोगों को कन्विंस करते थे। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली ये वर्ल्ड ट्रांजिएंट है, अनिका है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। साथ ही वर्ल्ड सोललेस भी है, यानी कि कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है। और इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड के अंदर दुख तो सभी के जीवन में कॉमन है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर हम पाथ ऑफ मॉडर्नेशन, यानी कि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, हम ना ही सीवियर पेनेंस करें, ना ही सेल्फ इंडल्जेंस दिखाएं, ना ही अपने अंदर विलीन हो, ना ही घोर तपस्या करें, बल्कि बीच का रास्ता निकालेंगे, तब हम इन वर्ल्डली ट्रबल से ऊपर उठ सकते हैं। बुद्धा ये मानते थे कि ये जो सोशल वर्ल्ड है ये हम लोगों ने ही बनाई है, ये कोई डिवाइन ओरिजिन से नहीं आई है, भगवान ने नहीं बनाया है, ये सब कुछ हमने ही बनाया है। तो वो सभी किंग्स को, सभी गृहपतिज को ये बोलते थे कि तुम ह्यूमेन नेचर दिखाओ, एथिकल रहो, सबको अच्छे से ट्रीट करो। साथ ही साथ बुद्धा इंडिविजुअल एजेंसी पे एम्फोसाइज करते हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। इंडिविजुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि तुम्हें अगर इस रीबर्थ वाली साइकिल से निकलना है तो तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन पाना पड़ेगा, या फिर निर्वाणा, यानी कि अपने ईगो और डिजायर को बुझाना पड़ेगा, बिल्कुल गायब करना पड़ेगा, तभी तुम इस साइकिल ऑफ सफरिंग से बाहर निकल पाओगे, इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर पाओगे। तो बुद्धा की जब डेथ होने वाली थी तो उनके लास्ट वर्ड क्या थे उनके फॉलोअर्स के लिए? बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, यानी कि अपने ऊपर ही तुम्हें गौर करना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही वर्क हार्ड करना पड़ेगा अपनी लिबरेशन के लिए। तुम अपनी लिबरेशन खुद ही पा सकते हो, इनका ये मतलब था। अब बुद्धिज्म के फॉलोवर्स के बारे में जानते हैं। बहुत सारे डिसिपल्स थे बुद्धा के और ये इंक्रीज ही होते चले गए। तो इसके बाद उन्होंने एक संघ फाउंड कर दिया, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी मॉन्क्स के लिए, जो बाद में चल के टीचर्स भी बन सकते हैं धम्मा के। ये जो मॉन्क्स थे ये आर्म्स पे, भिक्षा पे जो है अपना जीवन व्यापन करते थे और इन्हें भिक्षुज भी बोला जाता था। स्टार्टिंग में सिर्फ मेन को ही अलाउ किया जाता था संघा में, लेकिन बाद में जब एक बुद्धा के डिसिपल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, उसके बाद
विमेन को भी एंट्री दे दी गई थी संघा में। बुद्धा की जो फोस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, वो सबसे पहली विमेन थी जो कि एक भिक्खुनी बनी थी, एक नन बनी थी। जो बुद्धा के फॉलोवर्स थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग करते थे। उसके अंदर किंग्स भी आते थे, वेल्दी मैन, गहपतीज, हम्बलर फॉक जैसे कि वर्कर, स्लेव्स, क्राफ्ट पीपल, हर तरह के लोग आते थे बुद्धा के फॉलोवर्स में। एक बार कोई भी पर्सन है जो संघा को ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद जो उसकी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। उन सभी लोगों को इक्वल माना जाता है। उनकी पहले बेशक कोई भी सोशल आइडेंटिटी रही हो, चाहे वो राजा है, चाहे वो एक वर्कर है, चाहे वो स्लेव है, लेकिन वो संघा को ज्वाइन करने के बाद भिक्खु या फिर भिक्खुनी बन जाते हैं। अब बुद्धिज्म उस टाइम पे बहुत रैपिडली ग्रो हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी लोगों को वो पसंद नहीं आ रही थी। लोग उससे काफ़ी हद तक डिससैटिस्फाइड थे। इस वजह से काफ़ी लोग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। साथ ही साथ उस टाइम पे इतनी तेज़ी से सोशल चेंजेस आ रहे थे, लोग उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे, तो उन लोगों ने भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। एक और रीज़न था जिसकी वजह से लोग बुद्धिज्म की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए। उस टाइम पे ये जो बुद्धिज्म था ये वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता था। ये कोई सुपीरियॉरिटी नहीं देता था किसी भी पर्सन को अकॉर्डिंग टू बर्थ, जो कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में होता था। साथ ही साथ मेन और विमेन बुद्धिस्ट टीचिंग्स का पार्ट बन सकते हैं बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर, जबकि ब्राह्मणिकल रिलीजन में ये विमेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था। ये आप एक स्तूपा की इमेज देख पा रहे हो, तो इन स्तूपास के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये स्तूपास बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते थे बुद्धिज्म के। तो चलिए स्तूपास को डिटेल में पढ़ते हैं। बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारी आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस होती हैं और इनके लिए कुछ साइट्स होती हैं, जैसे कि कुछ साइट्स पे स्पेशल ट्रीज होते हैं, यूनिक रॉक्स, या फिर कहीं इंस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। तो वहाँ पर एक वी कैन से श्राइन बना दी जाती है छोटी सी, जिसे चैत्या बोला जाता है। अब बुद्धा का जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ था और उनको एनलाइटमेंट मिली थी बोध गया के अंदर, और उनका पहला सर्मन उन्होंने दिया था सारनाथ पे, और उन्हें निर्वाणा मिला था कुशीनगर में। अब ये सारी की सारी साइट्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट मानी जाती है बुद्धिज्म के अंदर। और बुद्धा के टाइम के 200 सालों बाद अशोका ने एक पिलर इरेक्ट कर दिया था लुम्बिनी में, ये दिखाने के लिए कि अशोका वहाँ पर गए थे। अब क्या हुआ, बुद्धा के जो बॉडीली रिमेन्स थे, जो ऑब्जेक्ट्स थी, जो भी चीज़ें बुद्धा से एसोसिएटेड थी, बुद्धा के रिलिक्स को बरी कर दिया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स पे, और एक माउंट बना दिया जाता है उसके ऊपर, जिसे स्तूपा बोला जाता है। जैसा कि हमने ये इमेज देखी, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसे अशोक वंदना कहते हैं, उससे हमें पता चला कि अशोका ने ये जो रिलिक्स थे बुद्धा के, इनको हर इम्पॉर्टेंट टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करा और वहाँ पर ऑर्डर कर दिया कि हाँ, यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्ट करवाना तुम्हें एक स्तूपा। बहुत सारे स्तूपास बनवाए गए, जैसे कि भरूच का स्तूपा, सांची का स्तूपा, सारनाथ का स्तूपा। इसके अलावा भी बहुत सारे और स्तूपास बनवाए गए। अब स्तूपा के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो स्तूपा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है हीप, और ये एक सेमी सर्कुलर माउंड होता है अर्थ के ऊपर जो बनाया जाता है धरती के ऊपर, जिसे अंडा बोलते हैं। तो ऐसा कुछ स्तूपा होता है सेमी सर्कुलर, और ये जो ऐसी टुमसी होती है इसे अंडा बोला जाता है। ग्रेजुअली ये और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता चला गया टाइम के साथ साथ। इसके अंदर जो राउंड और स्क्वायर शेप्स है वो भी देखने को मिलने लगी। अंडा के ऊपर हर्मिका होती है, जो कि बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, बालकनी जैसा, जो कि अबॉर्ड ऑफ गॉड्स को दर्शाता है। इसके ऊपर, हर्मिका के ऊपर एक मास्ट होता है जिसे यष्टि बोला जाता है, और उसके ऊपर कई बार छतरी या फिर अम्ब्रेला भी देखने को मिलती है। और इस माउंट के अराउंड एक रेलिंग सी बनी होती है, जो कि सीक्रेट स्पेस को, जो सेक्युलर वर्ल्ड है, इससे अलग करती है, यानी कि दूसरी जो बाहरी दुनिया है उससे स्तूपा को अलग करती है वो रेलिंग। बुद्धिस्ट रिलीजन में बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह भी बने थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल माने जाते हैं, जैसे कि सांची में स्कल्पचर्स बने हुए हैं जो कि सीन्स दिखाते हैं एक विसंत्र जातक का एक स्टोरी है उससे। अब हम बात करते हैं सिंबल की। बुद्धिज्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया जाता बल्कि उनकी एक्टिविटीज़ को सिंबल्स के थ्रू दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्टी सीट, आपकी बुक के अंदर इमेज भी दी गई है, वो दिखाती है जब बुद्धा मेडिटेशन कर रहे थे। साथ ही साथ स्तूपा दिखाता है उनका महापरिनिर्वाणा। दूसरे फ्रिक्वेंटली यूज़ करे जाने वाले सिंबल है व्हील, तो एक व्हील सा बना हुआ आपकी बुक में इमेज भी है जो कि उनका फर्स्ट सर्मन दिखाता है, जो कि बुद्धा ने सारनाथ में दिया था।
साथ ही साथ उसके अलावा हमें और भी बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिले हैं। सो एक स्कल्पचर देखने को मिलता है एक ब्यूटीफुल विमेन का, जो कि एक गेटवे की एज पे स्विंग कर रही है, झूल रही है, लटक रही है एक ट्री को पकड़ते हुए। तो ऐसा माना जाता है कि वो शैलभंजिका है। तो आपकी बुक में उसकी भी इमेज दी गई है एंड आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। शैलभंजिका एक ऐसी विमेन थी जो कि अगर पेड़ को छूती थी तो उससे फूल आने लग जाते थे, फ्रूट्स आने लग जाते थे उस पेड़ पे। शायद से ये कोई ऑस्पिशियस सिंबल थी और ये स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए बनाया गया था। अब शैलभंजिका का मोटिव देखने को मिलता है ज़्यादातर बुद्धिस्ट स्कल्पचर से। इससे पता चलता है कि जिन लोगों ने बुद्धिज़्म को ज्वाइन करा उन लोगों ने अपने खुद के फीचर्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, आइडियाज़ इसके अंदर डालने शुरू कर दिए। इसके अलावा और भी मोटिव्स थे। कुछ बहुत सुंदर एनिमल्स की डिपिक्शन देखने को मिलती है, जैसे कि कुछ एनिमल्स एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकीज़, कैटल, उनके भी स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए हैं। जबकि जो जातकास है ना, जातकास के अंदर एनिमल स्टोरीज़ लिखी जाती थी और ये जो स्टोरीज़ थी ये सांची के स्तूपा के अंदर भी दिखाई गई हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो एनिमल्स थे ये लाइवली सीन्स को डिपिक्ट करने के लिए बनाए गए थे, ताकि व्यूअर्स उन्हें देखे जाके अट्रैक्ट हो, इस वजह से बनाई गई होंगी ये चीज़ें। एनिमल्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के रूप में यूज़ किया जाता था, एक सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता था। फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स स्ट्रेंथ और विजडम को दिखाते हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट मोटिव है जिसके अंदर एक विमेन है जिसके आसपास लोटसेस और एलिफेंट है, और जो एलिफेंट है वो उनके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं, यानी कि अभिषेक कर रहे हैं उनका पानी से। शायद से लक्ष्मी जी का मोटिव रहा होगा। साथ ही साथ सर्पेंट का भी मोटिव देखने को मिलता है बहुत सारे पिलर्स के ऊपर, सांप का। एक वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन थे जिनका नाम था जेम्स फर्ग्यूसन। उन्होंने सांची को कंसिडर कराया एज अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप, क्योंकि यहाँ पर हर जगह जो भी स्कल्पचर्स मिल रहे हैं उस पर या तो पेड़ बना हुआ है या फिर सर्पेंट को दिखाया गया है, जो कि दिखाता है कि शायद से सांची कहीं सर्पेंट वर्शिप का या फिर ट्रीज का सेंटर रहा होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब क्या होने लगा है, जो पुराना बुद्धिज्म था उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग गए, नए नए कंसेप्ट आने लग गए थे। अब सेवियर का कॉन्सेप्ट आ गया था। पुराने वाले बुद्धिस्ट टीचिंग में सेल्फ एफर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। निर्वाणा अचीव करना है तो हमें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, और इसमें बुद्धा को एक ह्यूमन बीइंग माना जाता था जिनको एनलाइटमेंट और निर्वाणा मिल चुकी है। अब धीरे धीरे सेवियर का कंसेप्ट आने लगा, यानी कि बुद्धिज्म के अंदर चेंजेस आ गए, नया बुद्धिज्म देखने को मिला जिसके अंदर जो हमारे बुद्धा थे उन्हें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि गॉड माना जाने लग गया था। बोधिसत्ता का कंसेप्ट भी डेवलप हो गया था। बोधिसत्ता वो दयालु लोग होते थे जिनके पास एक मेरिट होता था, एक रैंक होती थी। उस रैंक के थ्रू वो दूसरों को हेल्प करते थे निर्वाणा अचीव करने में। मतलब खुद तो उन्होंने निर्वाणा अचीव नहीं करा है, बट वो हम एक तरह से कह सकते थे वो टीचर्स बन गए थे बुद्धिज्म के। अब धीरे धीरे बुद्धिज्म के अंदर बुद्धा की और बोधिसत्तास की इमेजेस की वर्शिप शुरू हो गई थी। अब ये जो नया ट्रेडिशन आ गया था, ये नया बुद्धिज्म आ गया था, इसे महायाना बोला जाता था, और जो पुराना बुद्धिज्म था उसे हीनायाना बोला जाता था। महायाना मतलब ग्रेट व्हीकल और हीनायाना मतलब लेसर व्हीकल। अब ये जो सेवियर का कंसेप्ट था, ये गॉड का कंसेप्ट था, ये सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं था बल्कि ये हिंदुज्म के अंदर भी देखने को मिलता था। अब हिंदुज्म के दो पार्ट्स थे, या फिर वी कैन से दो सेक्ट्स थे, वैष्णविज्म और शैविज्म। अब ये दोनों हिंदुज्म के अंदर देखने को मिलते थे और इन दोनों में ही डीटी की वर्शिप होती थी, यानी कि वैष्णविज्म में विष्णु जी की पूजा होती थी और शैविज्म में शिव जी की पूजा होती थी। अब समझते हैं पुरानिक हिंदुज्म को। वैष्णविज्म एक हिंदुज्म का फॉर्म है जिसके अंदर विष्णु की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान प्रिंसिपल डीटी होते हैं, इनकी मेन गॉड होते हैं। शैविज्म के अंदर शिव जी की पूजा होती है, वो प्रिंसिपल डीटी होते हैं। अब इस तरीके वर्शिप में जो डिवोटी और गॉड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो लव और डिवोशन का होता है, भक्ति का होता है। वैष्णविज्म के अंदर और स्प्लिट्स आ गए, मतलब अब अलग अलग अवतार और इनकारनेशंस भी आ गए थे। 10 अवतार माने गए थे विष्णु जी के, और उन अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती थी अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में। जैसे कि मथुरा वगैरह रीजन में कृष्ण जी की पूजा होती है, कहीं और किसी और अवतार की पूजा होती है। कुछ अवतारों को स्कल्पचर्स की फॉर्म में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शिव जी को हम लिंग के रूप में दिखाते हैं। अब ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन है ये कुछ आइडियाज दिखाती हैं उन डीटीज के बारे में, और उनके एट्रीब्यूट्स को दिखाया जाता है सिंबल्स के थ्रू।
अब जो भी चीज़ पुराणास के अंदर लिखी गई है वो इंटरेक्शन से आई है, यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ्स आइडियाज शेयर करते हैं, इंटरेक्शन होती है, डिबेट्स डिस्कशन होती है, उसके बाद जो बात आती है उनको पुराणास में लिखा गया है। अब हम समझेंगे पुराने टेम्पल्स के बारे में। जो शुरुआती टेम्पल्स बने थे वो कैसे थे। अब जो सबसे पहले टेम्पल्स बने थे वो एक स्मॉल स्क्वायर रूम होता था जिसको गर्भगृह बोला जाता था। उसके अंदर एक छोटा सा डोरवे होता था जहाँ से वर्शिपर आता था और वर्शिप करता था उस मूर्ति की। टाइम के साथ साथ एक बड़ा सा स्ट्रक्चर भी आने लग गया जिसे शिखर बोला जाता था और वो सेंट्रल श्राइन के ऊपर बनाया जाता था। मान लो ये श्राइन है, इसके ऊपर बनाया जाता था। जो टेम्पल की वॉल्स है उन्हें स्कल्पचर के थ्रू डेकोरेट किया जाता था। बाद में जो टेम्पल्स आए वो और बड़े होने लग गए थे। उनके अंदर असेंबली हॉल्स, बड़े बड़ी वॉल्स, गेटवेज और पानी सप्लाई करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती थी। कुछ यूनिक फीचर्स वाले टेम्पल देखने को मिले। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, टेम्पल सिंपल होते थे बट धीरे धीरे बड़ी बड़ी रॉक्स को कार्व कर करके आर्टिफिशियल केव्स बना के टेम्पल्स बनाए गए। ये जो आर्टिफिशियल केव्स बना के जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, ये जो तरीका था ये बहुत पुराना था। अब ये जो मंदिर बनाए गए थे ये 3rd सेंचुरी BCE के थे ज़्यादातर मंदिर, जो अशोका के ऑर्डर्स पे बने थे, जो आजीविका सेक्ट के जो रिनाउंसर्स थे उनके लिए बनाए गए थे। ये जो ट्रेडिशन था, ये जो तरीका था आर्टिफिशियल केव्स बनाने का, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे स्टेजेस आए और फाइनली 8th सेंचुरी के अंदर ये फिर से रिवाइव हो गया और एक टेम्पल बनाया गया एक रॉक को कार्व आउट करके, जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल। तो ये एक शिवजी भगवान का एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, यू कैन सी द इमेज एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग द अनफैमिलियर। अब यूरोपियन स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गए थे जब उन्होंने इन फिगर्स को देखा। इन फिगर्स की मल्टीपल आर्म्स होती थी, बहुत सारे सर होते थे एंड आधा शरीर ह्यूमन का है, आधा एनिमल का है, चाहे वो देवी हो चाहे देवता। तो ये सारी चीज़ें देख के यूरोपियन स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा चौंक गए थे, ये क्या है। अब उन्होंने इन स्कल्पचर्स को ग्रीक आर्टिस्ट वाले स्कल्पचर से कंपेयर करा और उन्होंने बोल दिया कि इंडियन स्कल्पचर्स तो इन्फीरियर है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे जब उन्हें वो इमेजेस मिली बुद्धा की और बोधिसत्तास की जो ग्रीक मॉडल्स के ऊपर बेस्ड थी। ये जो स्कल्पचर थे ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में मिले थे, जहाँ पर तक्षशिला, पेशावर जैसे सिटीज़ है और यहाँ पर इंडो ग्रीक रूलर्स ने कभी अपने किंगडम्स एस्टेब्लिश करे थे 2nd सेंचुरी BCE में। ये जो इमेजेस थी ये ग्रीक स्टैचूज के बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, इस वजह से स्कॉलर्स ने इन्हें बेस्ट एग्जाम्पल्स बता दिया अर्ली इंडियन आर्ट का, क्योंकि उन्हें ग्रीक स्टैचूज की नॉलेज थी और ये वैसी ही दिखती थी। So let's start with another topic, that is the fate of अमरावती स्तूपा। So अमरावती में भी एक बहुत सुंदर सा स्तूपा था, वो काफ़ी पुराना भी था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसकी ग्लोरी ख़त्म हो गई, किसी कारण के वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसके पीछे क्या रीजंस है, क्या फैक्टर है, वो हम समझेंगे। देखो सांची का जो स्तूपा है वो वेल प्रिजर्व्ड है आज तक भी, लेकिन अमरावती के स्तूपा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि अब वो ख़त्म हो चुका है। 1796 में एक लोकल राजा था वहाँ का, अमरावती का, उसने स्तूपा के रूइंस करवा दिए ताकि वो उस जगह पे जो है एक टेम्पल बनवा सके उन पत्थरों से। 1854 में वॉल्टर इलियट जो कि कमिश्नर थे गुंटूर आंध्र प्रदेश के, वो अमरावती गए और उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर पैनल्स कलेक्ट करे और उन्हें मद्रास ले गए। कर्नल कॉलिन मैकेंजी भी वहाँ पर गए, अपनी रिपोर्ट्स बनाई उन्होंने, लेकिन वो पब्लिश कभी भी नहीं हुई। 1850s में कुछ स्लैब्स थी अमरावती स्तूपा की, उन्हें अलग अलग जगह लेके जाया गया, जैसे कि दी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि कैलकाटा में थी वहाँ पर लेके गए, इंडियन ऑफिस इन मद्रास वहाँ पे, और कुछ इवन लंदन तक भी ले जाई गई। और ये जो स्कल्पचर्स थे अमरावती स्तूपा के, ये ब्रिटिशर्स के गार्डन को सजाते हुए देखने को मिलते थे, यानी कि किसी ब्रिटिश ऑफिसर को पसंद आया वो पर्टिकुलर स्कल्पचर, उस पर्टिकुलर स्टोन स्लैब को या स्कल्पचर को वो अपने देश ले गए और अपने गार्डन को सजा दिया। तो देख पा रहे हो कितना बुरा हाल कर दिया था उन्होंने हमारे आर्किटेक्चर का। भाई मान लिया अमरावती का स्तूप पुराना था, वो थोड़ा सा खंडर हो गया था, बट उसे प्रिजर्व करने के बजाय हमारे खुद के देश के राजा ने उसके रूइंस का यूज़ करा टेम्पल बनवाने के लिए, बिकॉज दे वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो कितना इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। H.H. कोल का क्या मानना था ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, वो हम समझते हैं। उन्होंने लिखा कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुसाइडल थिंग है और ये एक बहुत ज़्यादा इनडिफेंसिबल पॉलिसी है। एक देश अपने ही ओरिजिनल एंशिएंट आर्ट वर्क से लुट रहा है,
दिस इज़ वेरी बैड थिंग फॉर मी। उन्होंने ऐसा लिखा। वो ऐसा मानते थे कि म्यूज़ियम्स को प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ को यूज़ करना चाहिए, स्कल्पचर्स की या फिर किसी भी चीज़ की प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ को अपने म्यूज़ियम में दर्शाना चाहिए, ना कि ओरिजिनल चीज़ को। ओरिजिनल चीज़ को वहीं पर जो है प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जो कॉल हैं वो अपनी अथॉरिटीज़ को कन्विंस नहीं कर पाए कि भाई अमरावती स्तूपा को प्रिजर्व करना चाहिए। वहाँ पर जो इन सेतु प्रिजर्वेशन है, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह पे ही प्रिजर्वेशन करवा दो साइट की, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन सांची में ये चीज़ बहुत अच्छे से हो गई थी। अब जो बेगम्स थी भोपाल की, उनका क्या रोल था स्तूपा ऑफ सांची को प्रिजर्व करवाने में, वो देखते हैं। देखो, सांची का स्तूपा एक बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट है। 19th सेंचुरी में यूरोपियंस, पहले फ्रेंच और बाद में इंग्लिश लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे ईस्टर्न गेटवे को लेके जाने के लिए। अब वो पेरिस में या फिर लंदन म्यूज़ियम्स में डिस्प्ले करने के लिए उस गेटवे को लेके जाना चाह रहे थे। शाहजहाँ बेगम उस टाइम पे भोपाल पे रूल कर रही थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कि तुम प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ लेके जा सकते हो अपने देशों में। तो इससे क्या हो गया, जो ओरिजिनल वर्क है वो उसी जगह पे प्रिजर्व हो गया। शाहजहाँ बेगम जो उनकी सक्सेसर थी सुल्तान जहाँ बेगम की, उन्होंने पैसा भी प्रोवाइड करा था उस साइट के प्रिजर्वेशन के लिए। एक म्यूज़ियम भी बनवाया गया था। साथ ही साथ जॉन मार्शल ने कुछ वॉल्यूम्स लिखी थी उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर, तो उसको भी इन्होंने ही फंड किया था। सांची स्तूपा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर है, जिससे हम अर्ली बुद्धिज़्म को समझ सकते हैं। आज के टाइम पे इसका बहुत अच्छे से रिस्टोरेशन हो चुका है और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रिजर्व करके रखती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिए थे, तो चलिए अब उन्हें समझते हैं। देखो, अजीविका एक बुद्धिस्ट सेक्ट था। बुद्धिज़्म के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप था जिन्हें फैटलिस्ट बोला जाता था। ये लक में बिलीव करते थे, उन्हें अजीविका बोलते थे। अनिका का मतलब होता है ट्रांजिएंट, यानी कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। बुद्धा ने बोला था कि वर्ल्ड अनिका है। अश्वमेधम ये एक तरीके का यज्ञ है जिसके अंदर हॉर्स को रिलीज़ किया जाता है। बस ये देख लो कि एक तरीके का यज्ञ होता था, सेक्रीफाइस होता था। चैत्यास ये टर्म चिता से डिराइव होती है। चिता मतलब फ्यूनरल पायर। चरण चित्रास का मतलब होता है वो लोग जो एक से दूसरी जगह घूमते हुए स्टोरी बताते हैं। इनके पास बहुत बड़े बड़े स्क्रोल्स होते हैं, कपड़े से बने होते हैं वो स्क्रोल्स, और इनके ऊपर पिक्चर्स वगैरह बनी होती है। हेजियोग्राफी का क्या मतलब होता है, किसी सेंट की या फिर रिलीजियस लीडर की बायोग्राफी को हम बोलते हैं हेजियोग्राफी। इसके अंदर सेंट की अचीवमेंट्स को लिखा होता है। लोकायत वो रिलीजियस सेक्ट है बुद्धिज़्म का जिन्हें मटीरियलिस्ट बोलते हैं। राजा सूया ये भी एक यज्ञ होता है, ये भी एक सेक्रीफिशियल सेरेमनी होती है जिसको चीफ या फिर किंग परफॉर्म करते हैं, और वो ब्राह्मणास के साथ मिलके इन रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। थूपा ये एक पाली वर्ड है स्तूपा के लिए। त्रिपिटिका ये 3 बास्केट्स ऑफ बुद्धिज़्म है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग टेक्स्ट हैं। तीर्थंकर्स का मतलब होता है वो लोग जो मेन और विमेन को गाइड करते हैं अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। जैनिज्म के अंदर ये कंसेप्ट होता है। हमने पढ़ा था ना कि महावीरा से पहले 23 तीर्थंकर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। उपनिषद कुछ ब्राह्मणिकल फिलोसफिकल टेक्स्ट होते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक भी नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख के चैप्टर को समझ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।